अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम ज़ीशान। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर 90 रोज का अल्टीमेटम दे दिया है। तहरीक इंसाफ फैसला साजों से मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर JUIF से लफ्जी जंग का आगाज कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि 5 अगस्त तक अपनी तहरीक को उरूज पर ले जाना है। 90 दिन हमने अपने आप को दिए हैं। नए लाए हमल के तहत अपनी तहरीक को 5 अगस्त तक अरूज पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 90 दिन में हम तय करेंगे कि हमने इस मुल्क में सियासत करनी है या नहीं। 5 अगस्त हमारी डेडलाइन है। इसके बाद फिर सियासत, रियासत और अपने मुस्तकबिल का फैसला हमने खुद करना है। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें। उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पोलिटिकल तरीकाकार से, अपने आईन और कानून के अंदर रहते हुए। उन्होंने ये एतराफ भी किया कि इमरान खान मुसलसल मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए खड़ा होने के लिए किसी से मिला हूं तो हाँ मिला हूं। उनका कहना था कि बानी PTI ने कह दिया कि उसी से बात होगी जिसके पास इख्तियार है। फैसला साजों से बात होगी, उनके साथ सियासी लोगों ने बैठना है तो मंजूर है। इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा। फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज पर लौटना होगा। उनका कहना था कि मुज़ाकरात में डेडलॉक कहीं नहीं होता। 90 दिन का कल से आगाज हो चुका है। 90 दिन में मुज़ाकरात करेंगे और मसाइल ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह एतराफ़ भी किया कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं। उनका कहना था कि जब जमात बड़ी होती है तो इख्तलाफ होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी तकरीर में खुलकर मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद भी की। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक पार्टी ने बयान देने से मना किया था। मौलाना फजलुर रहमान एक मुनाफिक आदमी हैं। मौलाना अभी भी अंदर से इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजहब के नाम पर वोट लिया। इससे कबल जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी राय देते हुए कहा था कि मेरी तजवीज़ होगी खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए और तब्दीली PTI के अंदर से ही आए। ऐसा ना हो कि अपोजिशन मुतहरिक होकर सूबाई हुकूमत को तब्दील कर दे। सूबा मजीद सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और ANP से इख्तलाफात हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाली है। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI की अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। हम ताल्लुकात को मामूल पर लाने, पीपल्स पार्टी से भी हमारा इख्तलाफ है लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है। मुस्लिम लीग से कुछ हमारी शिकायत पैदा हो गई तो हम ज़रा बैठ गए उसके लिए। पीपल्स पार्टी की कोई शिकायत पैदा हो गई तो हम आपस में बैठ गए। तो अभी बिल्कुल इब्तिदाई मराहल की सूरत हाल है। मौलाना फजलुर रहमान के जवाब में अली अमीन गंडापुर ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में JUIF के मीडिया सेल के तर्जुमान असलम गौरी ने बयान जारी किया कि अली अमीन गंडापुर की नाअहल और नालायक हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। PTI अपने मीर जाफर और मीर सादिक को कंट्रोल करे और अली अमीन गंडापुर के मुंह को लगाम दे। दूसरी जानिब PTI की तहरीक के ऐलान पर चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने सवालात उठा दिए हैं। आलिया हमजा ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से तहरीक के ऐलान पर सवाल उठाते हुए कहा कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 रोज़ का प्लान कहाँ से आया। आलिया हमजा ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है। तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। तहरीक इंसाफ सियासी बका की इस जंग में आज भी उस फरीक से बात करने की ख्वाहिश रखती है जो बारहा ये बावर करा चुका है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि कल तक तहरीक इंसाफ
जिस सियासी जमात को अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने की दावत दे रही थी, आज JUI ही हदफ तनकीद है। तहरीक इंसाफ 90 दिन का अल्टीमेटम दे रही है। अगर फैसला साज मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होते तो जमात का अगला कदम क्या होगा, ये और बहुत से सवाल जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया शानदाना साहिबा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि खान साहब तो वाज़े तौर पर कह चुके थे कि अब बातचीत की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने वाज़े पैगाम दिया कि वो बातचीत करना चाहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन ज़रा दूर कीजिए, क्या वो बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? एहतजाज पे तो फिर बाद में बात होगी। बहुत शुक्रिया जी शो पे बुलाने का। 2-3 बातें आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग जो आपकी बातें थी मैंने सुनी। अली अमीन कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि मुज़ाकरात किससे बात हो रही है? आपने तलाल चौधरी की भी बात की, खुद एक हारा हुआ बंदा कि जो मुज़ाकरात करने हैं तो हमसे करने हैं। मैं आपको इमरान खान की एक स्टांस बता सकती हूँ, जो उन्होंने खुद जेल में हमें पिछले साल फरवरी 2024 में बताई थी। उस पे 3 नुकात थे। पहले नुकता ये था कि पाकिस्तान को मुनज़्ज़म रखना है, इसको तोड़ना नहीं है। पाकिस्तान को तोड़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि लोगों से बदले लिए जाएँ। यानी ये जो आर्टिकल 6 मरियम नवाज़ पे लगना है, शहबाज पे लगना है, ज़रदारी पे, बाजवा पे, इन सब लोगों पे जो लगना है, जो उनके हवारी थे, जिन्होंने बाइडेन के साथ मिलके इमरान खान की हुकूमत गिराई, पाकिस्तान को गिराया। हर चीज़ में माफ़ी-तलाफ़ी बातचीत हो सकती है, लेकिन शराइत ये थी कि बेगुनाह कैदियों को छोड़ा जाए, 9 मई के सबूत दिए जाएँ और जो फ़तह मक्का में हुआ था, जो ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशंस हुए थे साउथ अफ्रीका में, हम वो मोड़ पकड़ेंगे पाकिस्तान की बका के लिए, किसी इदारे या किसी इंडिविजुअल की बका के नहीं। फिर जब फ़रवरी में ये सारे नेगोशिएशंस टूटे फ़रवरी 2025 में, अगर आप याद है, इन्हीं का एक सेनेटर है सिद्दीकी, उसने कहा था कि जी इमरान खान हमसे वो माँगे जिसकी हमारी औकात है। इमरान खान ने फिर वही चीज़ माँगी, बेगुनाह सियासी कैदियों को छोड़ दिया जाए, 9 मई के सारे कैमरे सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, जिन चीज़ों की हमें सज़ा मिल रही है वो सबूत मिले। और तीसरा, जो 26 नवंबर को चिराट से स्नाइपर को बुला के रेंजर्स, फौज जो भी थी उस वक़्त डी चौक में, जो हमारे लोगों पे फायरिंग हुई है, उसकी इंक्वायरी हो, हमारे लोगों को क्यों मारा, गोली क्यों चलाई। इसमें सेनेटर सिद्दीकी ने बोला कि जी हमारे में तो कोई सकत ही नहीं रही डिस्कशंस की, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो क्या इमरान खान कहने में गलत है कि इन लोगों के साथ कोई डिस्कशन नहीं हो सकता? अब नेक्स्ट स्टेप पे आए। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि लेकिन आप मुक़द्दर जिनसे से बात बात करना हो चाहते सकती हैं, है। फैसला साजों की आप बात कर रहे हैं, अगर वो ही आप लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आप लोगों का प्लान क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, नहीं है इंटरेस्टेड, उनसे ज़बरदस्ती कौन बात करवा रहा है? लेकिन मुझे फिर ये बताएँ कि क्यों आए दिन वफ़द जेल जाते रहते हैं? क्यों इमरान खान को कहा जाता है कि चले जाओ बनीगाला, लंदन चले जाओ, जहाज़ खड़ा है तुम्हारे लिए, यूके चले जाओ, ज़मान पार्क चले जाओ, सीएम हाउस चले जाओ। क्यों इमरान खान के पास मुक़द्दर खुद लोग भेज रहे होते हैं? हम तो नहीं भेजते, खान तो जेल में फँसा हुआ है, हम तो मिल नहीं सकते। कौन जा रहा है खान से डील की ऑफ़र करता है? हम तो नहीं करते। ये आप किन लोगों कौन की बात कर जाता रही हैं शानदाना साहिबा? कौन जाता है ये पैगामात लेकर और वही ऑफर्स लोग किसकी जो तरफ कह से रहे आती हैं, हैं? एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हम इमरान खान से इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। तो क्यों जेल में जाते हैं? क्यों इमरान खान से मिलते हैं? क्यों बात करते हैं? क्यों उसकी भीखे माँगते हैं कि माफ़ कर दो? क्यों कहते हैं कि मरियम बिलावल को 1-1 साल प्राइम मिनिस्टर बनने दो? क्यों कहते हैं कि जी अमेरिका का साथ देना है? क्यों कहते हैं जी चीन के खिलाफ हमने एक्शन लेना है? ये कौन कहता है? मैं तो नहीं गई जेल। हमें जेल से खबरें मिलती हैं, यही रिपोर्टर्स, यही जर्नलिस्ट खड़े होके लेकिन यही सोशल लेकिन मीडिया आप आप ही भी के देखती हैं, वजीर मैं आला भी अली देखती हूँ। अमीन गंडापुर साहब भी ये एतराफ़ कर चुके हैं कि वो बहुत से लोगों से मिले हैं। इस वक्त करंट मैं स्टेटस क्या है? 2022 से 2025 लेके में आप लोग आज कहाँ खड़े तक हैं और क्या अभी 2022 रिसेंटली कोई राब्ते हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके? 2022 से लेके आज तक, आज के दिन तक एस्टेब्लिशमेंट के लोग हमें कॉलें करते हैं, खत भेजते हैं, मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, नहीं उठाते उनके कॉल, नहीं उन पे भरोसा रहा, क्योंकि वो प्रो पाकिस्तान नहीं है, वो प्रो इंस्टीट्यूशन है। हमने ऐसे लोगों से बात करनी है जो वतन के लिए गम करे, अपनी तनख्वाह का गम ना करे। लेकिन अगर खान साहब चाह रहे हैं कि मैंने बात उन्हीं से करनी है और आप कह रहे हैं वहां से राब्ते होते हैं, तो फिर आप लोग बात क्यों नहीं करते? किसने कहा नहीं करते? हर लेवल पे बात हो रही है, झूठ कहते हैं। बिल्कुल झूठ कहते हैं, हर लेवल पे बात हो रही है, हर किसी से की बातें हो रही हैं। खान के तो पैर पकड़े जा रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक उनको काल कोठरी में बंद किया हुआ है? क्यों उनकी बिजली बंद की हुई है इस गर्मी में? क्यों उनका खाना खराब किया हुआ है? गर्म पानी देते हैं, तंग करते हैं, क्योंकि वो मान नहीं रहा। वरना खान जेल में बैठ के ऐसा क्या कर रहे हैं कि उसको सजाएँ दे रहे हैं? बात नहीं मानता ना इनकी, ज़िद पे हैं ये लोग। हम्म। ठीक है, आप कह रहे हैं खान बात डज़न्ट नहीं नीड मान देयर। रहे, तो 5 अगस्त की कॉल इसी तनाजुर में दी गई है कि आप लोगों की बात नहीं मानी जा रही?
नहीं, देखें ये 2 डिफरेंट इश्यूज़ हैं। एक बात है पीटीआई की, एक बात है पाकिस्तान की। आपने हालिया बजट देखा है? हम्म। अच्छा, आप मैं प्रिज़्यूम कर रही हूँ मेरी तरह है लोअर मिडल अपर क्लास से, ठीक है? मिडल इनकम से। क्या आप ये बजट में जो महँगाई आई है, आप बर्दाश्त कर सकती हैं? आपका बिजली का बिल, आपका गैस का बिल या तो बहुत मालदार ख़ानदान से जिस तरह मरियम नवाज़ कहती है वो है और आप अपने बिल, पेट्रोल, खाने में जो ज़्यादती आई है, जो महँगाई हर लेवल पे आई है, क्या नॉर्मल पाकिस्तानी जो ये तबाहकुन बजट पेश किया गया है। 850 सीसी से अगर आपको याद है कम गाड़ी पे इमरान खान टैक्स नहीं लगाता था। और इन चोरों ने मरियम हम्म। और बिलावल की जो बड़ी-बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं, उस पे 50% टैक्स कम कर दिया है। और मेरी और आपकी जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, हमारी तो खैर छोटी हो ना हो, लेकिन मोटर बाइक हो गई, रिक्शा हो गया, मेहरान हो गई, सुजुकी हो गई, उस पे 20% टैक्स लगा दिया है। खाने पे 20% टैक्स लग गया है, तेल पे लग गया है, बिजली पे, गैस पे। क्या ये हुकूमत टूटेगी कि नहीं टूटेगी? ये इसलिए तो इमरान खान से नेगोशिएशन नहीं करते। कि ये चाहते हैं कि जी ये पाकिस्तान की बेहतरी करेंगे, तो ये चाहते हैं कि इनको माफ़ी-तलाफ़ी हो, जो तो क्या गंद इन आप लोगों ने अपनी पिछले 5 3 अगस्त की तहरीक को इन इश्यूज के साथ मशरूत कर रहे हैं? अवामी इश्यूज को लेकर आप जाएंगे 5 अगस्त की तहरीक में? आपको ये नहीं पता कि इमरान खान जेल में क्यों बैठे हुए हैं? इमरान खान अपनी सेहत के लिए या पीटीआई की सेहत के लिए तो नहीं बैठे। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो बाजवा ने बाइडेन वगैरह हम्म। को झूठ बोला था कि इस वक़्त पीटीआई 7% पॉपुलैरिटी पे है। उस वक़्त भी, उस महँगाई के वक़्त पे भी हमारी पॉपुलैरिटी तकरीबन 57% थी। लेकिन बड़ी आज माजरत के हमारी साथ शाहजाना पॉपुलैरिटी साहिबा, आप जिन इश्यूज की बात कर रही हैं, जिन इश्यूज को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट कर रहे हैं, जेल से बाहर जो पार्टी की क़यादत मौजूद है, हमने उनके मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। वो तो या सिर्फ That's एहतजाज की their बात करते problem. हैं या That is मुज़ाकरात not की और खान साहब की that रिहाई is की बात not करते हैं। देखें, दैट इज़ नॉट इमरान खान्स प्रॉब्लम। इमरान खान पिछले 3 साल से कह रहा है और लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं उठाती तो मैं क्या कर सकती हूँ? इमरान खान ने 100 दफ़ा कहा है एंड आई एम सरप्राइज्ड इट हैज़न्ट रीच्ड यू कि आई एम इन जेल फॉर माय नेशन, फॉर माय कंट्री, नॉट फॉर माय सेल्फ। मैंने आपको कहा, कितनी दफ़ा कहा है कि खान साहब को ये ऑफर्स करते हैं कि बाहर आ जाओ, केस माफ़ कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें बाहर जाना है तो हम्म। चले जाओ। बस तुम चुप करके -1 एक्सेप्ट कर लो, पीटीआई छोड़ दो, पीटीआई को 10-15 साल हुकूमत मिलेगी, प्रोवाइडेड उसमें इमरान खान ना हो। और इमरान खान कहता है कि सॉरी, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मैं जेल में बैठा ठीक हूँ, लेकिन वतन को नहीं छोड़ूँगा। तो ये बात किससे छुपी हुई है कि इमरान खान इस वक़्त पाकिस्तान की बका के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान की बका की सिंबल हैं, उसकी निशानी है। ये तो सारी दुनिया को पता चल चुका है। अच्छा, ये बताइए कि ये ऑफ़र कर कौन रहा है इमरान खान साहब को? क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के कि हम वहाँ बात करना चाहते हैं लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। ये स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, कभी तो दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है कि वो लोग तो बारहा राब्ता कर रहे हैं और आप लोग नहीं मान रहे। नहीं, आप लोग नहीं, इमरान खान नहीं मान रहे। इमरान खान से 100 दफ़ा डील की बातें हुई हैं। इमरान खान डील या ढील के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वो लोग कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप डील मान लो। इमरान खान कहते हैं मुज़ाकरात करूँगा, डील नहीं करूँगा। वेरी सिंपल। अच्छा, ये पैगामात जेल में कौन लेकर आता है? क्या अली अमीन गंडापुर साहब के साथ राब्ते हैं किसी के? यमीन गंडापुर को तो खान से बजट के महीने मिलने में नहीं दिया गया। जो लोग जेल कंट्रोल करते हैं, वही खुद मैसेजेस भिजवाते हैं, लेके भी जाते हैं। आपका क्या ख़्याल है कि इस वक़्त इमरान खान अडयाला जेल में पुलिस की हिरासत में है? नॉट एट ऑल। उनकी जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं, उनके जितने भी लोग जेल को मॉनिटर कर रहे हैं, उनमें से एक भी पुलिस वाला नहीं है। सब एजेंसीज़ वाले हैं और वही सब कुछ मॉनिटर करते हैं कि जेल में कौन आता है, कौन जाता है, कौन खान से मिलता है, कौन नहीं मिलता, क्या बात आती, क्या बात नहीं आती। मैं तो जो आपको बता रही हूँ, वो सारी सोशल मीडिया से पढ़ के बातें आपको सुनाती हूँ। मैं तो ना कोर कमिटी का हिस्सा हूँ, ना पॉलिटिकल कमिटी का, मैं तो सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा हूँ। मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंटरनेट से मिलती है। सो आई कैन अश्योर यू ये सारी बातें पब्लिक बातें हैं। मैं जो बात कह रही हूँ, उसमें से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आप कह रही हैं सारी आपको दुनिया जो को पता है। इन्फॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट से मिलती है, लेकिन आप ही की पार्टी में आपके वज़ीर आला एक काफ़िले के साथ लाहौर तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ आकर 5 अगस्त के प्लान से पहले ही 90 रोज़ का प्लान दे देते हैं और पंजाब की क़यादत इससे लाइल्म रहती है। इस बारे में आपका क्या ख़्याल है कि पार्टी में इख्तलाफात का वो एतराफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आपस में ही आप लोगों को नहीं मालूम कि प्लान क्या है, 5 अगस्त को किसने लीड करना है, कैसे करना है और खान की रिहाई कैसे मुमकिन बनानी है? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पहली बात ये कि अली अमीन केपीके या पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान की तंज़ीम के हेड नहीं हैं।
وہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے KPK اور عمران خان کی جو واحد حکومت ہے، جہاں پہ بہت سارے لوگوں نے پناہیں لی ہوئی ہیں، ہمارے سب بھائی بہن پاکستان سے الحمدللہ ہمارے صوبے میں پناہ لے رہے ہیں۔ دوسری بات، جب علی امین صاحب لاہور میں کھڑے تھے، وہاں پہ سلمان راجہ صاحب بھی تھے، کھوسا صاحب بھی تھے، گوہر صاحب بھی تھے، بچر صاحب بھی تھے، تمام جو عمران خان کے پولیٹیکل پوزیشن ہولڈرز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز لیجسلیٹرز ہیں، وہاں سارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی بات کی تائید کی ہے۔ تیسری بات، جو KPK سے لیکن ریلا عالیہ نکلے حمزہ گا، کا ٹویٹ تو کچھ اور کہانی بیان کر رہا ہے۔ Can I عالیہ complete حمزہ please؟ صاحبہ کچھ اور بیان عالیہ کر رہی ہیں۔ حمزہ صاحبہ پنجاب کی تنظیم کی ہیڈ ہیں، وہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ نہیں ہے۔ وہاں پہ احمد بچر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو بھی علی امین اور سلمان راجہ نے کہا ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کا اگر کوئی موقف ہے، اپنی جگہ ہوگا، بجا ہوگا، اور اسی طرح جب KPK سے قافلے نکلیں گے تو وہ جنید اکبر بھی ساتھ میں ہوگا جو ہیڈ ہے KP کی تنظیم کا، ساتھ میں ہمارے CM بھی ہوں گے۔ اس طرح پنجاب سے بھی عالیہ حمزہ بھی ہوں گی، احمد بچر بھائی بھی ہوں گے، ہمارے پنجاب کے MNAs بھی ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہر بندہ کوئی نہ کوئی بات اس طرح کہہ دیتا ہے، کبھی CM کے خلاف، کبھی PTI کے خلاف، یہ بات عمران خان اپریشیٹ نہیں کرتے۔ پھر میری آخری ملاقات خان صاحب سے اگست میں ہوئی تھی پچھلے سال، اور انہوں نے مجھے یہی بات کہی تھی کہ پلیز، مجھے بھی بہت کچھ پتا ہے، خان کو بھی پتا ہے، ہم نے کافی ڈسکشنز کی لوگوں پہ، پرسنالٹیز پہ۔ خان نے یہ مجھے صرف کہا کہ جب تک میں جیل سے نہیں نکلتا، جو غدار ہیں، جو برے ہیں، جو پاکستان سے دھوکہ کر رہے ہیں، عمران خان سے دھوکہ کر رہے ہیں، PTI سے دھوکہ کر رہے ہیں، ان پہ آپ خاموشی بھر لیں۔ میں نے دھر لی خاموشی اس پہ۔ لیکن یہ بجٹ میں جو سارا ڈرامہ ہوا، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے مریم نواز یا بلاول کے بجٹ کو کرٹیسائز کیا، سب علی امین کے پیچھے پڑ گئے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب تک علی امین خان کا چیف منسٹر ہے، ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس دن خان نے فیصلہ کیا کہ علی امین CM نہیں ہے، بات ختم۔ لیکن یہ ڈرامہ بازی نہیں ہو سکتی کہ ہم ایک دوسرے پہ اٹیک کریں۔ ہمارا ایک فوکس ہے، وہ عمران خان، سمپل از دیٹ۔ لیکن آپ جس تنقید کی بات کر رہے ہیں، اس وقت جو گیلپ سروے آیا خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے کہ وہاں کے عوام خوش ہیں اس حکومت سے یا نہیں ہیں، وہ سروے تو بالکل الگ کہانی بیان کر رہا ہے۔ وہاں جو لوگ ہیں وہ آپ کی کارکردگی سے، آپ کی حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ حکومت احتجاج پر زیادہ فوکس رکھے ہوئے ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ جی گیلپ جو پول ہے نا، یہ پاکستانی گیلپ ہے ماشاءاللہ۔ اس کا گیلپ انٹرنیشنل سے کوئی کام نہیں ہے، آپ ان سے لکھا ہوا لے لیں، پلیز اس کو آپ ریسرچ کر لیں۔ یہ وہی گیلپ والا ہے جس نے عمران خان کی حکومت میں بھی جھوٹ بولا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ ہم کرپشن میں بڑھ گئے۔ یہ وہی گیلپ والا تھا جس نے پاکستان میں، یہ PMLN کا ٹکٹ ہولڈر ہے یہ گیلپ والا۔ سو معذرت کے ساتھ یہ مریم نواز ٹائپ گیلپ ہے۔ آپ نے سنا نا اس بندے نے کیا بولا کہ کون تو سی والدہ کی حکومت آئی ہے؟ تو معذرت کے ساتھ گیلپ جب انٹرنیشنل یہ کرے گا سروے پاکستان میں، گیلپ پول کرے گا، اور پلیز برا مت مانیے، ایک نون کا ٹکٹ ہولڈر جو کبھی KPK میں ہمت نہیں کر سکتا پاؤں رکھنے کی، وہ مجھے بتائے گا میرے حلقے کے بارے میں؟ ایسا نہیں ہوگا میم۔ یہ جھوٹی باتیں، اب وہ ایک زمانہ تھا یہ چورن بکتا تھا کہ او اس نے سروے کیا، اس نے سروے کیا، کو پہلے KPK آؤ یہاں بیٹھو، میں اس کو اپنے حلقے میں لے کے جاتی ہوں، میں اس کو 10,000 لوگوں سے ملاؤں گی، 10 لاکھ لوگوں کا حلقہ ہے، 10,000 لوگوں سے صرف میں ملواؤں گی، وہ سروے ہوگا۔ یہ ڈرامہ، I'm sorry، ٹھیک ہے، تو گیلپ آپ آف اس سروے پنجاب کو آف ماننے سے PMLN انکار کر رہی ہیں، لیکن جھوٹ بول میں رہے ہیں، احتجاج کے بارے میں جاننا آپ جھوٹ چاہتی ہوں، بول آخر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ 5 اگست کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پلان لے کر آ رہے ہیں؟ اور یہ احتجاج پہلے ہونے والے احتجاجوں اور فائنل کال سے کتنا مختلف ہوگا؟ جہاں PTI کے احتجاج کی بات ہوتی ہے، سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ I'm sorry this time we're not revealing anything. All cards are on table. ہم لاہور جائیں، ہم پنجاب جائیں، ہم سندھ جائیں، اسلام آباد جائیں، اپنے شہر میں بیٹھیں، جس قسم کا احتجاج، اتنا ہمیں پتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، کیونکہ we love پاکستان، unlike مسٹر زرداری، مسٹر نواز جو کہتے تھے کہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ ہم نہیں کہتے تھے، ہمیں تو سلیکٹڈ کہا جاتا تھا، فوج کی سلیکٹڈ۔ اب بتائیں where is the shoe, on which foot is it? We are pro Pakistan, we will always be pro Pakistan, simple as that. لیکن اس وقت بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں کوئی پلان ہے بھی آپ لوگوں کے پاس یا نہیں، اور 5 اگست کا جو تحریک ہے وہ چلنے بھی والی ہے یا نہیں، تو اس تحریک کے حوالے سے آپ کچھ بتانا کہنے دیں، پسند کریں گی کہ آخر مقصد جو کیا ہے اس جس نے تحریک جو کا؟ جس نے جو کہنا ہے کہہ دے، یہ اس پہ فوکس کرے کہ مریم نواز نے 10 کھرب روپے کھائے ہیں پنجاب کی عوام سے، اس پہ فوکس کریں۔ اس کا چاچا پورے پاکستان کو چاٹ گیا ہے، زرداری سندھ کو تباہ کر دیا ہے۔ Those are the issues to focus on. Don't worry about PTI. ہم جب جلسہ کریں گے، جیسے آپ کریں گے، لوگوں کا ہماری فوکس مرضی کس پر ہوگی۔ ہے؟ آپ کس مقصد کے تحت یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ عوامی ایشوز کو ریز کرنا چاہتے ہیں یا خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ عوام از عمران خان، عمران خان از عوام۔
Pakistan is Imran Khan. Imran Khan is Pakistan. It is one. It is indivisible. We will fight for all. We will fight for حقیقی آزادی. دیکھیں مرنا تو سب نے ہے. عزت اور غیرت کی طرح مرے یا زرداری اور نواز کی طرح بنے. Choice is clear. ٹھیک ہے. اچھا، مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا ہے گزشتہ روز کہ ایک تجویز سامنے آئی ہے کہ پارٹی کے اندر سے تبدیلی لائی جائے. گو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی نمبر گیم بدلی ہے تو خیبر پختونخوا حکومت پر خطرے کے بادل منڈلاتے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن وہ مولانا جن کو پہلے آپ اپنے ایک الائنس میں شامل کرنا چاہتے تھے حکومت کے خلاف تحریک میں، اب انہی کے خلاف اتنی بیان بازی کیوں؟ معذرت کے ساتھ اگر جے یو آئی ایف کو کے پی میں یا پاکستان میں تھوڑی بہت ریکوری ہوئی ہے، ان کی ایک پبلک اسٹینڈنگ کی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے. وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں اور سو بسم اللہ. یہ تحفظ تحریک آئین پاکستان ہے، تحریک تحفظ عمران خان نہیں ہے. جو بندہ یا بندی پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا ان کی اپنی مرضی. رہی بات کرٹیسزم کی، کیا عمران خان پہ تنقیدیں نہیں ہوتی ہیں؟ اور رہی کے پی کے کی حکومت کی بات، معذرت کے ساتھ ہمیں اور کسی پارٹی کا ایڈوائس نہیں چاہیے کہ ہم نے اپنا صوبہ کیسے چلانا ہے. ہم آپس میں لڑیں 100 دفعہ لڑیں گے. ہم بھٹو صاحب کی پارٹی نہیں ہے کہ جب ان کی پھانسی کے دن قریب آ گئے تھے اور سب اچھا تھا اور سب اچھا تھا. ہم لڑیں گے، ہم جھگڑیں گے، ہم مریں گے. وی آر ڈیموکریٹک پارٹی. ہماری نواز اور فریاد پور کے بٹوا پکڑنے والی پارٹی نہیں ہے. اور رہی فضل الرحمان صاحب کی تنقید، وہ ایک شاطر سیاستدان ہے، اپنی پارٹی کے لیے جن کو جو صحیح لگتا ہے کریں گے. ہم پاکستان کے لیے نکلتے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے نہیں نکلتے. بہت فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شاندانہ گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. گنڈاپور صاحب کی دھواں پریس کانفرنس اور جو چیلنج انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کیا ہے، اسی پر بات کر لیتے ہیں. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو گنڈاپور صاحب کیوں اتنا تلخ لہجے میں بول رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو صرف ان کے حکومت کی تبدیلی کی بات کی ہے، وہ بھی پارٹی کے اندر سے، اور جو چیلنج وہ کر رہے ہیں کیا آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، ایک طرف پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام، دوسری طرف گنڈاپور ہے. آپ پارٹی ورسز گنڈاپور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ یا کوئی اور متوازی اور مساوات کی صورت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال میں کہاں آسمان کہاں زمین، یہ تو بہت ایک دوسرے کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، اور مقام بھی ایک دوسرے کا الگ ہے. گنڈاپور ایک شخص کا نام ہے اور جمعیت علماء اسلام ایک پارٹی کا نام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کو گنڈاپور کی زبان سے چیلنج کرنا، یہ میرے خیال میں یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں، کیا حیثیت ہوگی اس کی. تیسری بات یہ ہے کہ چیلنج بالکل آئی ہے میدان میں، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ چیف منسٹری سے استعفیٰ دیں، آپ اسمبلی ڈیزالو کریں، آپ صوبائی حکومت ختم کر دیں، آپ ایک عام آدمی کی طرح یا آپ کا بھائی ایک عام آدمی کی طرح میدان میں آ جائے. پھر ہم آپ سے لڑوائیں گے مولانا صاحب کے بیٹے کو یا مولانا صاحب کے بھائی کو یا جمعیت علماء اسلام کے ایک عام ورکر کو آپ سے لڑوائیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیف منسٹر بھی رہے، صوبائی حکومت بھی آپ کی رہے، سرکاری وسائل آپ کے ہاتھ میں ہو، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، کرتا دھرتا آپ ہو. لیکن ہمیں چیلنج دیتے ہیں، پہلے آپ چیف منسٹر سے استعفیٰ دیں گنڈاپور، صوبائی حکومت لیکن توڑ دیں، حافظ حمداللہ اسمبلی صاحب میں یہ ڈیزالو کریں. جاننا چاہتی ہوں کہ آخر گنڈاپور صاحب ہی آپ کے ٹارگٹ پر کیوں ہیں؟ آپ لوگ حکومت کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں لیکن پارٹی کے اندر سے ہی وہاں آپ لوگ عدم اعتماد کے تھرو بھی حکومت نہیں گرانا چاہتے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کو ہٹا دیا جائے اور پارٹی کے اندر سے ہی نیا وزیر اعلیٰ آئے. کیوں گنڈاپور صاحب ہی ٹارگٹ کیوں؟ ایک میری بات سنیں، میری بات. ایک تو گنڈاپور ہمارے نشانے پر نہیں ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد مولانا صاحب نے جب اعلان کیا کہ 8 فروری کا الیکشن نہیں آپشن تھا، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کے بعد باقاعدہ عمران خان کی طرف سے وفد آیا، اسد کیسر کی قیادت میں. مولانا صاحب کے موقف کو اپریشیٹ کیا، تائید کیا، اور یہ کہا کہ یہ عمران خان کا پیغام ہے جو ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. پھر 26ویں یعنی ترمیم تک، پھر کل تک جب ان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات وقاص شیخ مولانا کے خلاف بیان دے رہا تھا، اس پوری پروسیس میں آپ دیکھیں کہ بار بار علی امین گنڈاپور نے مولانا کے خلاف زبان درازی کی ہے، میری پارٹی کے خلاف زبان درازی کی ہے. ہم نے کبھی بھی نہ گنڈاپور کا جواب دیا ہے نہ شیخ وقاص کا جواب دیا ہے اس انداز میں جو انہوں نے بات کی ہے.
हमने कब उनको निशाना बनाया? उन्होंने बावजूद इसके कि उनकी पार्टी बार बार मौलाना साहब के पास आ रही है, मौलाना साहब उनको वेलकम कह रहा है सियासी अक़दार के साथ, रिवायात के साथ, मगर वहाँ से पानी गदला करने की कोशिश की जा रही है। इसकी जवाब तलबी तो पीटीआई की क़यादत बशमूल इमरान खान गंडापुर से करे कि हम माहौल बना रहे हैं, आप माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जंग आमद तंग आमद बजंग आमद। जब आप वो जबान इस्तेमाल करेंगे जो आपने लाहौर में इस्तेमाल किया जबान, क्या फिर मैं खामोश हूँ? क्या आप पत्थर मारते हैं और मैं आपको इस्तिकबाल में फूल दे दूँ? मौलाना ने कौन सी गलत बात की? मौलाना ने तो सिर्फ इतना किया कि मेरी अक्सरियत नहीं है असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जो है कि कोई अक्सरियत नहीं है, लिहाजा मैं इस मूड में नहीं हूँ, न मेरी ख्वाहिश है न मेरी कोई दिलचस्पी है हुकूमत तब्दील करने में। हाँ, अगर पीटीआई चाहती है, पीटीआई के अंदर तब्दीली की आवाजें हैं, वो चाहती है गंडापुर को तब्दील करना, तो जे उसको वेलकम करेगी। इसमें कौन सी गैर हाफिज साहब ये बताइए कि अलीमा खान साहिबा ने अडियाला में एक पैगाम पहुंचाया कि मौलाना को ऑफर हुई थी हुकूमत की तब्दीली की, लेकिन उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। क्या आपको ऐसी कोई ऑफर हुई थी हुकूमत की जानिब से? नहीं, इसका हमने ये मुतालबा किया ही नहीं है कि आप हुकूमत तब्दील करें। हाँ, तो किस ऑफर के? मुझे ऐसी कोई ऑफर किसी की जानिब से, क्योंकि नून लीग का वफ्द भी मौलाना से मिला आकर, पीपल्स पार्टी का वफ्द भी आकर मिला, क्या ऐसी कोई बात नहीं हुई उस मुलाकात में? हमारे इल्म में इस किस्म की कोई बात नहीं है। तो फिर ये मुलाकातें किस तनाजुर में थी? देखिए, सियासी जमातों के दरमियान क्या मुलाकातों पर पाबंदी है? हम कोई हफ्ता 8 दिन की पार्टी तो नहीं है। पाकिस्तान के बनने से पहले ये पार्टी थी, उम्र में ये मेरी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम उम्र में पाकिस्तान से बड़ी है। तो जब पाकिस्तान से बड़ी है तो सियासत भी समझती है, जमहूरियत भी समझती है, और जमहूरियत के लिए, आइन की बहाली के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, इसकी एक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए जेयूआई की एक तारीख है, लंबी तारीख है। तो सियासी पार्टियां आती हैं, पेमलन भी आई, पीपी भी आई, सीनेट इलेक्शन। बिल्कुल, ये बात तो मौलाना ने भी कही है कि इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी जमात के साथ। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान हमने देखा कि कुर्बतें काफ़ी बढ़ी आपकी और पीटीआई के दरमियान। अगर उस वक्त ये कुर्बतें बढ़ी और उस वक्त ये सवाल भी हो रहा था कि क्या मौलाना इस अलायंस में मिलने जा रहे हैं जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक की सूरत में होगा, तो तब तो ऐसा कोई जवाब सामने नहीं आया। लेकिन अब एक बार फिर 5 अगस्त की कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो क्या मौलाना फजल रहमान की जमात इस एहतजाज का हिस्सा बन सकती है? कोई इम्कानात हैं कि बातचीत हो आप दोनों जमातों के दरमियान? नहीं, हमारी पार्टी का फैसला हो चुका है, हम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे, ना अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। और इस ज़मन में किसी एहतजाज में भी आप लोग शामिल नहीं होंगे? नहीं, हम खुद एहतजाज कर रहे हैं। अगर कोई शामिल होना चाहते हैं हमारे एहतजाज में शामिल हो जाए। हम आए रोज जलसे कर रहे हैं, अभी फिर कर रहे हैं सितंबर में, फिर जलसा अक्टूबर में भी है। अभी रिसेंटली हमने जलसा किया। लेकिन हाफिज साहब में वजह क्या है? वो जो कुर्बतें बढ़ रही थी, अचानक ये खलीज बीच में क्यों आ गई? क्या इसका जिम्मेदार भी गंडापुर साहब है? देखिए, हमारे दरवाजे खुले आज भी हमारे दरवाजे खुले हर सियासी पार्टी के लिए, लेकिन जो माहौल खराब करना चाहते हैं, पार्टियों के दरमियान तरक्कियाँ चाहते हैं, हमने तो 11 साल तरक्कियाँ हम भूल गए ना। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की है, लेकिन बार बार वहाँ से जो हर्ज सराइयाँ हो रही है, तो फिर क्या मैं खामोश रहूँ? हमारे मुंह में जबान नहीं है। हम तुर्की बतुर्की जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम कुछ रिवायात अक़दार का ख्याल रखते हैं। अच्छा, कुछ पल के लिए अगर सोच लिया जाए कि गंडापुर साहब को साइड पे कर दिया गया और वो आपके खिलाफ बयानबाजी नहीं करते, तब भी कोई इम्कानात नहीं है कि आपका और पीटीआई का कोई इत्तेहाद हो सके? ये हमारा मसला नहीं है, ये पीटीआई का मसला है। अगर हम गंडापुर की बातों में आके, तो गंडापुर तो आज बात नहीं कर रहा है। गंडापुर तो 8 फरवरी से लेकर आज तक, जिस दिन इलेक्शन हुआ है, आज तक हमारे और पीटीआई के दरमियान जितनी भी नशिस्तें हुई है, हमेशा उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिससे ये मुस्बत माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। हमने कभी भी जवाब नहीं दिया है। हमारे दरवाजे खुले हैं, जो भी आना चाहे। ठीक है, तो आपके दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे दरमियान जब भी बातचीत हुई तो गंडापुर साहब ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हम एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। एक ऐसे वक्त में जब भारत अंदरूनी मुश्किलात, तकसीम और बेयकीनी का शिकार है, पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबियों के बाद अब मालियाती इदारे ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी समत दुरुस्त और मस्बत है। और इस तमाम के दौरान आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट के मुताबिक आज दिन के आगाज पर खरीदारी का रुझान शुरू हुआ, जिसके नतीजे में बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 1200 पॉइंट से ज्यादा इजाफे से 1,35,000 की सतह उबूर कर गया। ऑटोमोबाइल असेंबलर, सीमेंट, कमर्शियल बैंक, तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनीज, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, OGDC समेत तमाम बड़े शोबे मस्बत जोन में दिखाई दिए। वाज़ेह तौर पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। सरमायाकारों के अलावा IMF ने भी तवक्को जाहिर की है कि पाकिस्तान 2025 और इसके बाद मजीद तरक्की करेगा। IMF के पाकिस्तान में नुमाइंदे माहिर बेनिसाई ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत है। इब्तदाई पॉलिसी इक़दामात ने बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बहाल करने और सरमायाकारों का एतमाद दोबारा कायम करने में मदद दी है। पाकिस्तान के इसी आलमी मंजरनामे पर मस्बत इमेज से मुतालिक ट्वीट करते हुए मारूफ भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तीनों बड़ी ताकतें चीन, रूस और अमरीका मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं। ये पाकिस्तान की सिफारती प्रोफाइल में बहुत हैरान कुन इजाफा है। मगर जहां IMF और भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान की कामयाबियों का खुले बंदो इकरार कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर रियासती मिल्कियती इदारे एक बार फिर मौजूए बहस आ गए हैं। रवा माली साल की पहली शशमाही में रियासती मिल्कियती इदारों का नुकसान 343 अरब रुपए से तजावुज कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मिल्कियती इदारों का मजमूई नुकसान 5,893 अरब रुपए पर पहुंच गया। 153 अरब 27 करोड़ रुपए के साथ पहले नंबर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, 58 अरब 11 करोड़ रुपए के साथ कैस्को दूसरे और 29 अरब 60 करोड़ रुपए नुकसान के साथ सेप्को तीसरे नंबर पर है। यही नहीं, रियासती मिल्कियती इदारों में नुकसान के साथ साथ इन कंपनीज की मजमूई आमदन और मुनाफे में 8% और 10% बतदरीज कमी भी आई है। वजारत खजाना के सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से जारी की गई शशमाही कारकर्दगी रिपोर्ट में बिजली के शोबे को सबसे बड़ी रुकावट करार दिया गया है, जिसके मजमूई नुकसानात 5,900 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ बिजली का शोबा 4,900 अरब रुपए के मजमूई गर्दशी कर्जे में से 2,400 अरब रुपए का जिम्मेदार है। CMU के मुताबिक बिजली की डिस्कोस ने 6 माह के दौरान 283 अरब 70 करोड़ रुपए का बुनियादी ऑपरेशनल खसारा जाहिर किया। SOAs का मजमूई वाजिबुल अदा कर्जा 8,831 अरब रुपए तक जा पहुंचा, जिसमें सूद और रोल ओवर लागत शामिल है। रियासती मिल्कियती इदारों में नुकसानात के अलावा बैरूनी सरमायाकार भी पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय निकाल रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2025 में ट्रेजरी बिल से गैर मुल्की सरमायाकारी ने $1.5 अरब से जायद निकाले हैं, जो जून में सबसे बड़ा विड्रॉल है। अलबत्ता रवा माली साल मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी गुज़श्ता साल के मुकाबले में बेहतर रही है। माहिरीन के मुताबिक ये इखराज पाकिस्तान भारत जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र हो सकता है, मगर आने वाले वक्त में इसमें बेहतरी मुतवक्के है। रियासती मिल्कियती इदारों में होने वाले इन नुकसानात को रोकने के लिए हुकूमत ने तमाम रियासती मिल्कियती इदारों की माली इमदाद को कारकर्दगी से मशरूत करने का फैसला किया है। ज़राए का बताना है कि वफाकी वजारत खजाना ने इमदाद को परफॉर्मेंस से मुंसलिक करते हुए एक नया मॉडल तजवीज़ किया, जिसके बाद रियासती इदारों को फंडिंग के लिए मखसूस अहदाफ पूरे करना होंगे। माली इमदाद उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक इदारे मखसूस अहदाफ पूरा न करें, और अगर अहदाफ हासिल न हुए तो माली इमदाद ना मिलने के अलावा मौजूदा माली मुआवनत भी कम कर दी जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि रियासती मिल्कियती इदारे नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हीं इदारों को प्राइवेटाइज करने के मंसूबे पर अमल शुरू हुआ तो नीलामी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज डॉन न्यूज़ में छपने वाली खबर के मुताबिक हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर के जिन नाकारा जनरेशन प्लांट्स की नीलामी का आज़म किया था, वो मंसूबा शदीद मुश्किलात का शिकार है।
गुज़िश्ता साल हुकूमत ने सरकारी जेनकोस पावर प्लांट्स को बंद करने और उनकी पुरानी मशीनरी और आलात की नीलामी के लिए बैनुल-अक़वामी बोली रखी, मगर इन 9 पुराने पावर प्लांट्स के लिए कोई भी बैनुल-अक़वामी बोली नहीं दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ नई तिजारती जंग छेड़ दी है। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर 2 मुख्तलिफ पोस्ट में लिखा कि यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको की दरामदात पर 30% टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। ये ऐलान अमेरिका के उन अहम इत्तेहादियों के साथ कई हफ्तों की मुज़ाकराती कोशिशों में नाकामी के बाद किया गया, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने जापान, जनूबी कोरिया, कनाडा और ब्राज़ील पर नए टैरिफ आयद किए थे। सदर ट्रंप के 30% टैरिफ धमकी के बाद यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के खिलाफ मुतवक्के टैरिफ पर अमल दरामद रोक दिया है। अलबत्ता साथ ही अमेरिका के बजाय दीगर ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे करने पर गौर भी शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक तवील अरसे तक अमेरिका के इत्तेहादी रहने वाले यूरोपीय ममालिक अब अमेरिकी टैरिफ्स के बाद ग्लोबल ट्रेडिंग नेक्सस तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से यूरोप पर 30% टैरिफ धमकी से मुतालिक यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर ब्रांडो बेनिफाई का कहना है कि ट्रंप यूरोप को तकसीम और खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन सरबराह का कहना है कि हम अगस्त तक मुज़ाकराती अमल में शामिल रहेंगे, कोशिश करेंगे कि टैरिफ को मुअत्तल करवा लें, मगर इस दौरान हम काउंटर मेयर्स पर भी अमल जारी रखेंगे। इन्हीं काउंटर मेयर्स से मुतालिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यूरोप, जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे 11 ममालिक पर मुश्तमिल एक ऐसा ब्लॉक बनाया जा सकता है जिसमें अमेरिका शामिल न हो, जो एक लंबे अरसे तक अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। यूरोपीय यूनियन की तरह अमेरिका के एक और इत्तेहादी जापान ने भी सदर ट्रंप की जानिब से आए टैरिफ्स के बाद दीगर ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे का फैसला किया है। वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी सदर की जानिब से सख्त टैरिफ पाबंदियों के 101 दिन मुकम्मल होने पर अपने तज्जिये में लिखा कि महज 5 माह कबल तक जापान ये समझता था कि जापान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुक बेहतरीन हैं, क्योंकि ट्रंप ने इन ताल्लुकात से मुतालिक फैंटास्टिक रिलेशनशिप जैसे अल्फाज कहे थे, मगर जापान की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल और काउंटर मेयर्स के बाद जापान ही वो पहला मुल्क था जिस पर ट्रंप ने खत लिखकर सबसे ज़्यादा तनकीद भी की थी, और इस अमल ने न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया भर को हैरान कर दिया था। 7 दहाइयों तक अमेरिका का इत्तेहादी रहने वाला मुल्क जापान इस वक्त सोच रहा है कि कैसे अमेरिकी पाबंदियों से अपने आप को न सिर्फ बचाया जाए बल्कि ये तासुर भी ख़त्म किया जाए कि अमेरिका जापान से कोई खुसूसी बर्ताव कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से धमकी के बाद आज वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय शेयर फ्यूचर ने एशियाई इंडेक्सेस को नीचे धकेल दिया। अब एक जानिब सदर ट्रंप यूरोपीय यूनियन के खिलाफ तिजारती जंग छेड़ रहे हैं और वहीं दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का भी ऐलान कर दिया, मगर साथ ही ये भी कहा कि इन मिसाइल सिस्टम्स के पैसे यूरोपीय यूनियन देगी। माहिरीन के मुताबिक दुनिया तब्दील हो रही है या नहीं, मगर ये फैसला ज़रूर हो गया है कि सदर ट्रंप की सदारत में अमेरिका यकीनन तब्दील हो गया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक। गजा में इसराइल ने मजीद 118 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। ताज़ा हमलों में इसराइल ने पानी की कतार में खड़े 10 मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों से 150 से ज़ायद फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके हैं और मजमूई तौर पर 58,000 फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत और जुल्म का निशाना बन चुके। गजा के मरकजी पनाह गुज़ीन कैंप में पीने के पानी के हुसूल के लिए कतार में लगे अफराद पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया। यह हमला इस कदर खौफनाक था कि दर्जनों लोगों के चीथड़े उड़ गए। 10 मासूम बच्चे भी पानी की किल्लत के पेश नज़र कतार में लगकर पानी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और इसराइली जाहिरियत का निशाना बन गए। इसी तरह गजा सिटी की एक मार्केट पर हमलों के नतीजे में 17 फलस्तीनी शहीद हो गए और इनमें मशहूर डॉक्टर अहमद कंदील भी शामिल हैं। इसी तरह इसराइल ने रफा में इमदादी कैंप के बाहर खुराक के हुसूल के लिए खड़े फलस्तीनियों को गोलियों का निशाना बना डाला और इनमें अक्सर को सर में गोलियां मारी गईं। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है, मगर कतर में होने वाले हमास इसराइल मुज़ाकरात भी ताहाल तातुल का शिकार हैं। फौरी जंगबंदी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ये इंदिया ज़रूर दिया कि अगले हफ्ते हमास और इसराइल के दरमियान पेशरफ्त मुतवक्के है। इससे पहले भी अमेरिकी सदर बारहा ये कह चुके हैं कि अगले हफ्ते सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और इसराइल और हमास के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा।
ये खबरें भी सामने आती रहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को जंग बंदी के लिए रजामंद कर लिया, मगर इस सब के बावजूद अभी तक कोई ठोस पेशरफ्त सामने आती दिखाई नहीं दे रही। हमास का मुतालबा है कि इसराइल गजा से अपनी फौजों को वापस ले जाए और इसराइल ये मानने को तैयार नहीं। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर जंग बंदी माहिदे तक पहुंचने के 60 दिनों में गजा में जंग खत्म करने पर रजामंदी का इजहार किया है और ये भी कहा कि 60 दिन की जंग बंदी के बाद तमाम ज़ेरे हिरासत अफराद को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इसराइल अपनी फौज को गजा में बदस्तूर रखने की तजवीज़ दे रहा है और हमास का ये मुतालबा है कि इसराइल अपनी फौजों को 2 मार्च की पोजीशन पर वापस ले जाए। हमास ने इसराइल के तजवीज़ करदा इनखला के नक्शे भी मुस्तरद कर दिए हैं। इन मुजवज़ा नक्शों के मुताबिक रफा शहर और शिमाली और मशरक़ी इलाकों समेत गजा का 40% हिस्सा इसराइली कंट्रोल में रहना था और हमास का मुतालबा है कि इसराइल वहाँ तक पीछे हट जाए जहाँ उसने पिछली जंगबंदी के वक्त कंट्रोल संभाला था। इसी तरह इमदाद की फराहमी और जंग के खात्मे में ज़मानतों का मामला भी लटका हुआ है। यरगमालियों के मामले पर हमास का ये मौक़िफ़ कि जब तक जंग के खात्मे पर कोई मुआहदा ना हो जाए उस वक्त तक बाकी यरगमालियों को आज़ाद नहीं किया जाएगा और इसराइल इस बात पर बज़िद है कि जब तक हमास तमाम कैदियों को रिहा नहीं करेगी उस वक्त तक जंग ख़त्म नहीं होगी। अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने मगर इस उम्मीद का इजहार किया है कि वो गजा मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं और वो कतरी हुकाम के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इस सूरत हाल पर गजा में गजाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। लोग भूखे प्यासे शहीद हो रहे हैं और हज़ारों नौमौलूद बच्चे मौत के दहाने पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 7 एजेंसीज ने भी अपने एक मुश्तरका बयान में खबरदार किया कि अगर गजा में ईंधन ख़त्म हो गया तो ये एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन जाएगा, क्योंकि गजा की आबादी पहले ही भूख की लपेट में है। गजाई किल्लत के पेश नज़र इटली से एक बहरी जहाज़ इमदादी सामान लेकर गजा की तरफ रवाना हुआ है। इस जहाज़ में गजा के बच्चों के लिए खुराक, अद्वियात और मेडिकल आलात लाए जा रहे हैं और इस जहाज़ पर 15 समाजी कारकुन भी सवार हैं। मगर इससे पहले भी इसराइल ने फ्रीडम फ्लोटेला के पहले इमदादी जहाज़ को भी गजा के साहिल से 185 किलोमीटर दूर रोक लिया था और इस पर सवार समाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मगर इस बार फ्रीडम फ्लोटेला का कहना है कि हम इसराइल की नाकाबंदी को तोड़ेंगे और गजा के लोगों तक खुराक और अद्वियात पहुँचाएंगे। इसराइल पर गजा में खुराक और अद्वियात पहुँचाने के लिए दबाव बढ़ रहा है। बैरूनी दुनिया इसराइल की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठा रही है, लेकिन 648 दिनों से गजा के मासूम क़यामत खेज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी गजा में जंग के तवील होने का जिम्मेदार इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को करार देते हुए लिखा कि जंग बंदी के बाद नेतन्याहू को इलेक्शन में शिकस्त हो जाती तो करप्शन का वो मुकदमा फिर से खुल जाता जिसका नेतन्याहू को 2020 से सामना है। इसी तरह बरतानवी हुक्मरान जमात के 60 अरकान ने भी बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया कि बरतानिया फौरी तौर पर फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करे। लेबर अरकान ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को एक ख़त के ज़रिए ख़बरदार किया कि वो समझते हैं कि गजा में नस्ली बुनियादों पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है और बरतानवी हुकूमत फौरी इक़दामात उठाए ताकि इसराइली हुकूमत को रफ़ा के मंसूबे को अमली जामा पहनाने से रोका जा सके। इसराइली वज़ीर दिफा के रफ़ा में इंसानी हमदर्दी के नाम पर बसाए जाने वाले कैंप के ऐलान के बाद अब इसराइली हुकूमत को इस पर शदीद तनकीद का सामना है और इसे एक खुली जेल से ताबीर किया जा रहा है। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसे एक इस्तेहसाली कैंप करार दिया। इसी तरह यूरोपीय इंसानी हुकूक की तंजीम ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर गजा में नस्लकुशी में मुआवनत का संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात चलाने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया कि ट्रंप इंतज़ामिया ने इसराइल को फौजी, माली, सिफारती और सियासी मदद फराहम की, जिसने गजा में जारी जंग को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया। गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। इसराइल पर दबाव भी बढ़ रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थमने को नहीं आ रहा। इंसानियत कट रही है और जंगबंदी मुज़ाकरात बदस्तूर तातुल का शिकार हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।